गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम लोग आज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट पे बात करने वाले थे। अभी आप लोगों का सेकेंड यूनिट चल रहा है, ये प्रोडक्शन प्रोसेस में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। मतलब इनके क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, इनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दो तरीके से इसके ऑब्जेक्टिव चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एंड इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव, ये दो ऑब्जेक्टिव पे डिस्कशन होगा, है ना। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव मतलब मुख्य उद्देश्य, जो पूरे करना बहुत ज़रूरी होता है ना। इसमें कुछ पॉइंट आएंगे, वो आप लोगों को बताए जाएंगे जो महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, महत्वपूर्ण उद्देश्य जो पूर्ण करना आवश्यक होता है। एक होते हैं मध्यवर्ती उद्देश्य, मतलब इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव, जिनको नहीं भी करोगे तो चलेगा, है ना। मतलब ये ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि ये करना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इसमें पॉइंट लिखें, उत्पादों के निर्माण के समय पूर्व स्थापित लागत, मतलब जो पहले से ही ये डिसाइड होना चाहिए, प्री प्लानिंग पहले से ही बन जाना चाहिए कि कॉस्ट, प्रोजेक्ट की लागत क्या होगी, कि एक्चुअल में जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं इसकी लागत क्या होगी, इसकी कॉस्ट क्या आएगी, सभी चीज़ों में, है ना। वो आप कंस्ट्रक्शन का काम करें तो कंस्ट्रक्शन के समय ध्यान रखें कि कंस्ट्रक्शन में क्या क्या चीज़ें लगेगी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए आपको ज़मीन चाहिए। ज़मीन होगी उसी के ऊपर आप कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, मतलब कुछ बिल्डिंग तैयार कर पाएंगे। फिर उसमें जो लगने वाले बिल्डिंग बनाने में क्या क्या चीज़ें लगती है, जैसे आप सरिया, सीमेंट, रेत, गिट्टी, ये सब चीज़ें। इससे टोटल कॉस्ट इसकी क्या आएगी ये पहले से ही निर्धारण कर लेना चाहिए। जैसे अगर आप कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब कुछ बना रहे हैं, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ें, उनकी लागत क्या क्या हो सकती है, सब पहले से निर्धारित होना चाहिए। सेकंड पॉइंट है इसका निर्दिष्ट गुणवत्ता के अनुसार, मतलब जो जो आपने क्वालिटी डिसाइड की है, क्या क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा, क्या क्या क्वालिटी की चीज़ें लाना है। जैसे मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दिया कि कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट है, तो सरिये किस क्वालिटी के होंगे, सीमेंट किस क्वालिटी का होगा, है ना। क्वालिटी के मेज़रमेंट डिसाइड करके क्वालिटेटिव चीज़ें लेकर आना है आपको। फिर थर्ड पॉइंट है नियत समय सारणी के अनुसार कार्य करना। जो समय डिसाइडेड है उसके हिसाब से आपको कार्य कंप्लीट करना है ना। मतलब समय सीमा में काम वो कंप्लीट हो जाए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये सभी चीज़ें मुख्य उद्देश्य में आती है, मतलब ये उद्देश्यों को पूरा करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप देखेंगे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ही काम है, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में भी ज़रूरी है चीज़ें कि लागत का पता हो हमको, है ना। सब क्वालिटेटिव रिलेटेड प्रोडक्ट हो, मतलब क्वालिटी हो सभी चीज़ों में, सरिया हुआ, सीमेंट हुआ, रेत हुआ। नियत समय सारणी के अनुसार काम हो, मतलब काम भी समय के अनुरूप हो जाए, समय से पहले हो जाए, समय ज़्यादा ना लगे। ज़्यादा समय लगेगा तो उसकी कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए मैं अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव के, मतलब मुख्य उद्देश्यों के, कि निर्माण लागतें हमको पहले से ही पता होना चाहिए कि क्या कॉस्ट लगने वाली है, क्या क्या। अगर कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो तुमको सब चीज़ डिसाइडेड होना चाहिए, प्री डिटरमाइंड, जिसको हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में, कि प्री डिटरमाइंड होना चाहिए। देन आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि परिवर्तनशील लागतों में कमी कैसे लाई जाए। मतलब जो लागतें आ रही है, जो चीज़ें आ रही है समय पे, कि अभी टाइम के अकॉर्डिंग अभी सरिया का रेट क्या चल रहा है, सीमेंट का रेट क्या चल रहा है, रेत का रेट क्या चल रहा है। हो सकता है 1 महीने बाद इनके रेट में कुछ बदलाव आ जाए। तो परिवर्तनशील लागतों में आप कमी कैसे लाएंगे, कि माल ज़्यादा ना उठाते हुए आप 1 महीने का उठाएंगे। जितनी अभी जितना कंस्ट्रक्शन का काम 1 महीने में कंप्लीट होना है, उतना ही मटेरियल लेकर आएंगे। देन स्थिर लागतों में कमी। स्थिर लागत है, जैसे जो स्थिर लागत है कि जो कॉस्ट तो आना ही आना है, आप कुछ भी उसमें एक्सचेंज कर लो, उसमें भी अपन बचा के चलो। जैसे अपने को ये मालूम है कि भैया रेत आती है 10 किलोमीटर दूर से,
इसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 1000 रुपये आता है। तो अपन ये कर रहे हैं कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है कि यार रेत तो वहीं से आना है, एक ऐसा अल्टरनेटिव पॉइंट ढूंढे कि हम यहाँ से भी बुलवा सकते हैं मटेरियल, तो उसकी कॉस्ट कम हो जाए। एक पास का संसाधन ढूंढ लो कि पास के संसाधन से भी हमारे पास मटेरियल अवेलेबल हो जाए, जिससे हमारी स्थिर लागतों में भी कमी आए। दूसरी, उतने ही मटेरियल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करना, है ना। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो सभी मटेरियल हाई क्वालिटी का यूज़ करें। जो मटेरियल लग सकता है लो क्वालिटी का, वहाँ लो क्वालिटी भी मेंटेन करके चलें, जिससे हमारी दूसरी कॉस्ट में कमी आए। लो क्वालिटी भी मेंटेन करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि उसकी एज ख़त्म हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहता है। कहीं कहीं पे आप लोगों ने देखा होगा, ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है फिर भी 9 mm के सरिया आ जाते हैं, वहीं पे आपका काम 4.5 mm 5 mm में भी हो जाता है। कंस्ट्रक्शन का एक एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ मैं, है ना। तो वहाँ पे अपनी कॉस्ट बचाने की कोशिश करो, जिससे तुम्हारे उत्पादन में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए। कि अब देखो, तुम्हारा 9 mm का बजट है तो उसका वेट भी ज़्यादा बैठता होगा, उसका वज़न ज़्यादा बैठता होगा। उसी वज़न में 4.5 mm या 5 mm के सरिया आप ले आएंगे तो कम कॉस्ट बैठेगा, कम कॉस्ट में ज़्यादा चीज़ आ जाएगी, डबल आ जाएगा ना। वो तो डबल आएगा तो उससे ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर तैयार हो पाएगा। तो आपने उत्पादन बढ़ाया, ये उत्पादन की गुणवत्ता बढ़ाई है। थर्ड पॉइंट है निर्माण अनुसूची। मतलब निर्माण अनुसूची में टाइम पीरियड वगैरह रहता है कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सब आपका काम होते रहे। देन उसके बाद हम देखेंगे एक टॉपिक इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव। इंटरमीडिएट ऑब्जेक्टिव भी मतलब इतने ज़्यादा मध्यवर्ती के लेवल के हैं, इतने ज़्यादा कंप्लीट करना ज़रूरी भी नहीं है ना, लेकिन ज़रूरी तो होता है भैया सभी चीज़ें। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है? स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें लग रही है खड़ा करने के लिए। आप स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो किसी भी यूनिट का, है ना। जैसे कंस्ट्रक्शन साइड है, ज़मीन होना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी चीज़ें, है ना। स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, सरिये, सीमेंट, रेत, पानी, ये चीज़ें ज़रूरी है। अब इंटरमीडिएट चीज़ें मतलब मध्यवर्ती चीज़ें, मतलब इलेक्ट्रिसिटी लगेगी किसमें? कटर मशीन में। मशीनरी एवं संसाधन, मशीनरी क्या क्या लगेगी? जैसे देखो, सरिये वगैरह काटना है, मशीन लगेगी। मशीन किस पे आधारित है? इलेक्ट्रिसिटी पे, है ना। बिजली कम से कम यूज़ हो, इस चीज़ का ध्यान रखो, है ना। और नहीं हमको इलेक्ट्रिसिटी से करना है तो जनरेटर से कनेक्ट करो, उसको डीजल से चलाओ। वैसे तो इलेक्ट्रिसिटी से कम कॉस्ट आएगी, जनरेटर की कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी, है ना। कभी भी जैसे इलेक्ट्रिसिटी भी आपको कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करें जो कंपनियां देती हैं, रेदर देन जनरेटर, क्योंकि जनरेटर में डीजल ज़्यादा लग जाएगा आप लोगों का, डीजल की कॉस्ट ज़्यादा है अभी की कंडीशन में। मटेरियल जो लाते हैं, मटेरियल भी एक्सचेंज हो सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही वाला मटेरियल लेकर आएँ हम, ठीक है। मटेरियल सेम क्वालिटी के सेम प्राइस पर नहीं होते, क्योंकि जो ब्रांड बन गया है ना, जो फेमस हो गया है, जैसे अल्ट्राटेक, ये पुराना ब्रांड है, उसकी टक्कर की भी कुछ सीमेंट आती है मार्केट में, वो सीमेंट लेकर आ गए हम लोग, है ना। जो मटेरियल लेकर आए जिसमें गुंजाइश हो, है ना, कम होने की। मेन तो अपने को क्या करना है? कॉस्ट कम करना है। हम मटेरियल ऐसा ढूंढो, मटेरियल चेक करो, अगर सेम मटेरियल हुआ जो कॉस्ट कम पे मिलता हो तो वो मटेरियल लगाओ। मेन पावर भी कैसा है कि जो वर्कर्स ज़्यादा हमको कॉस्टलियर पड़ रहे हो, है ना। जैसे मटेरियल आप ज़्यादा कॉस्टली कौन पड़ेंगे? जो एक्सपीरियंसड होगा वो तो ज़्यादा पैसे मांगेगा, है ना, उसकी डिमांड ज़्यादा होगी क्योंकि वो एक्सपीरियंसड है। कई लेवल पे एक्सपीरियंस लोगों की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, कई लोगों पे आपको लो एक्सपीरियंस वालों से भी काम चलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप कॉस्ट कम कर रहे हो मेन तो। और मेन पावर आप ज़्यादा ले आओ हो सके तो। जैसे एक कंस्ट्रक्शन साइड में मेन तो देखो, जो लेवल वगैरह करता है और जो स्ट्रक्चर खड़ा करता है वो ज़्यादा पैसे लेता है। इसमें चलता है देखो, एक तो मजदूर, एक बेलदार मतलब जो प्लस्तर वगैरह करता है, उसके चार्जेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिक तरीके से काम करता है और उसको एक्सपीरियंस है, इस चीज़ का अनुभव है ना। इंजीनियर है जिससे आप प्रोजेक्ट बना रहे हो, वो प्रोजेक्ट की कॉस्ट ज़्यादा ले लेगा ऑन पेपर बनाने की, स्ट्रक्चर का प्रोजेक्शन करने के लिए वो कॉस्ट आपसे ज़्यादा लेगा, बाकी लोग आपसे कॉस्ट कम लेंगे। जैसे स्वाभाविक निवेश में भी उत्पादन गतिविधि उद्देश्यों जैसे कि जनशक्ति पर
ध्यान दिया जाता है। इन उद्देश्यों के चयन, पदस्थापना, परीक्षण एवं जनशक्ति के उपयोग जैसे उद्देश्यों से भी नज़दीकी रूप से जुड़े रहना चाहिए। मतलब जनशक्ति से भी आप जुड़े रहें, सभी लोगों से काम कैसा चल रहा है उनका काम देखते रहें, काम में उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, क्या उनके सबऑर्डिनेट उनसे ठीक अच्छा बिहेव करते हैं, क्या उनसे बर्ताव ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। या फिर कई देखा होगा आपने, अपर लेवल के जो मैनेजमेंट के लोग रहते हैं या जो कंस्ट्रक्शन साइट को मैनेज कर रहे हैं, वो लोग ठीक से बात भी नहीं करते हैं किसी से, जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर रहे हैं। क्या उनको जो पेमेंट मिल रहा है वो सही मिल रहा है? एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एज अ ऑपरेशन मैनेजर आपको सभी पे ध्यान रखना है। सामान्यतः ये उद्देश्य एम्प्लॉयज़ टर्नओवर, सुरक्षा मापन, उद्योग संबंधित अनुपस्थिति की प्रवृत्ति आदि के रूप में निरूपित किए जाते हैं या मापे जाते हैं। जैसे ये मापे तो जाते हैं, जैसे कैसा, प्रोजेक्ट की कॉस्ट पे डिपेंड होता है। अगर लोग सब सही तरीके से अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे होंगे तो अपनी कॉस्ट भी कम आएगी और हमारा प्रोजेक्शन का काम भी समय पे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सब अपने अपने काम सही तरीके से कर रहे होंगे तो आपका काम भी अच्छा होगा। यदि आप एम्प्लॉय आपसे सेटिस्फाई नहीं होगा तो वो ना ठीक से काम करेगा ना वो रिज़ल्ट देगा ठीक से, है ना। तो एम्प्लॉयज़ का भी आप ध्यान रखें और मैन पावर को भी मैनेज करते चलें। जैसा आपका मैनेजमेंट होगा वैसे ही आपको रिज़ल्ट मिलेगा। ओके, तो आप ये वीडियो लेक्चर देखिए, ये ऑब्जेक्टिव है कुछ इम्पोर्टेंट इसके, ऑपरेशन मैनेजमेंट और प्रोडक्शन मैनेजमेंट। आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें या प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन यूनिट चलाएं या कोई ऑपरेशन को मैनेज करें, इनके ऑब्जेक्टिव सेम ही होते हैं। एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है जो मुख्य उद्देश्य होते हैं, ये परफॉर्म करने ही होते हैं। दूसरा होता है इंटरमीडिएट उद्देश्य, जो मध्यवर्ती लेवल पे होते हैं, मिडिल लेवल पे, जिनको परफॉर्म करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता है। क्या ज़रूरी नहीं है कि क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ही लाया जाए, कहीं पे मैनेज हो रहा है तो वहाँ पे मिडिल लेवल प्रोडक्ट से भी मैनेज करें, लोअर लेवल प्रोडक्ट से भी मैनेज करें, जिसकी क्वालिटी कम हो वो भी काम दे सकता है। ठीक है, तो यहीं पे मैं क्लास बाइंड अप कर रहा हूँ। आप वीडियो लेक्चर देखें, अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।